हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में जो है हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन देख ली थी। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालने सीख लिए थे। ठीक है, तो आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है फोर्स ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, और हम रादर हम इसको स्फीयर की फॉर्म में ले लेते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके हमें ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फोर्स क्यों लगेगा इसको समझते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा कंडक्टर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और सपोज कीजिए ये चार्ज है डीक्यू। इस डीक्यू पे कौन फोर्स लगाएगा? इसके आसपास के पीछे के जितने भी चार्ज है वो सब इस पे रिपल्शन लगाएंगे, बाहर की तरफ इस पे रिपल्शन लगाएंगे। तो वो फोर्स कितना लगता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इस फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद में इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और हम इसकी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस स्फीयर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, ये एबी चार्ज पे जो स्फीयर है, वो स्फीयर का जो पार्ट है उस पे डीक्यू चार्ज है। ये इतना सा पोर्शन जो है, ये यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम को मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। एबी पोर्शन में जो चार्ज है वो डीक्यू है, इस एबी पोर्शन का चार्ज डीक्यू है, और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो है सी। अब हम कैसे फोर्स निकालेंगे? फोर्स निकालने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, पहले उसकी गाइडलाइन देता हूं आपको। तो जो एबी पोर्शन है उसमें जो चार्ज है डीक्यू, उस पर फोर्स लगेगा डीएफ। उस डीएफ की वैल्यू कैसे निकालें? हमारे को पता है कि एफ जो होता है वो क्यू इंटू ई के बराबर होता है। हमें अगर डीक्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है, डीक्यू चार्ज पे अगर हमें फोर्स निकालना है, अगर हम कैसे ही करके एबी पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लें, तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम वो यहाँ रख देंगे, और अगर हम डीएफ निकाल सकते हैं तो हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो पूरे स्फीयर का जो फोर्स है वो भी हमें निकल जाएगा। अब हम जो पुरानी क्लासेज हैं उसमें इतना पढ़ चुके हैं कि जो स्फीयर होता है उसको अगर हम चार्ज क्यू देते हैं तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। इतना हमें पता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एबी पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करें? तो पहले तो हम मानते हैं कि जो E1 है, E1 एबी पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E2 जो है वो एसीबी पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए E1 जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एबी पोर्शन का है, और E2 जो है वो एसीबी जो पीछे वाला जो स्फीयर है उसके पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमको पता है कि इस जगह पर अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, और इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी मैंने आपको बताया, स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। स्फीयर प्लेट का जो होता है वो 2 एप्सिलॉन 0 होता है। जो प्लेट होती है उसका भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। जो शीट होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। सॉरी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो स्फीयर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। अब हम E1 निकालना चाहते हैं, तो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 आया। तो 0 कैसे आया होगा कि E1 और E2 ने एक दूसरे को कैंसिल किया। भाई इस स्फीयर के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, एक बचे हुए पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 प्लस E2 के सम के बराबर होगा। अब आपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ रखी है 11th की फिजिक्स में, उसका यूज करते हैं। तो देखिए E1 प्लस E2 इन दोनों का सम 0 है। इसका मतलब E1 का मैग्नीट्यूड
और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है और उसकी डायरेक्शन जो है वो इन्वर्टेड है। यानी आप ये लिख सकते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड जो है ये मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। और इस डायग्राम में यहाँ पे हमको पता है कि E1 प्लस E2 की जो वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और अभी मैंने आपको बताया E1 और E2 की वैल्यू सेम है तो इसको हम लिख देते हैं E1 प्लस E1 E2 और E1 सेम है तभी तो अंदर 0 हुआ होगा, तो E1 प्लस E1 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ आ जाएगा 2E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू आएगी E1 की वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब dq पे लगने वाला फोर्स निकाल लो। dq पे लगने वाला जो फोर्स है वो dF है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी dq इंटू E1, और E1 की वैल्यू रख लो dq इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और dq जो होता है इसकी वैल्यू होती है सिग्मा इंटू ds। ds जो है वो AB पोर्शन का एरिया है, तो हमारे पास में dF की वैल्यू क्या आ जाएगी, dF की वैल्यू जो आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं सिग्मा इंटू ds इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो dF की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ds। अब टोटल स्फीयर का फोर्स निकालो, तो इसका इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू s। ये देखो ये जो फोर्स आया है ना, ये फोर्स तो केवल AB पोर्शन का है, और ये टोटल पूरे स्फीयर का जो फोर्स आया है, पूरे स्फीयर का जो फोर्स आया है, तो F की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ गई। तो हमारे पास में पूरे स्फीयर का फोर्स आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू s, तो फोर्स पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू जो होगी वो इलेक्ट्रिक फ्रैक्शन के इक्वल भी आ जाएगी। तो अगर हमें फोर्स पूछे तो हमें याद रखना है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू s, ये फॉर्मूला हमें याद करके जाना है एग्जाम में। और इलेक्ट्रिक प्रेशर पूछे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू होती है। आई होप कि ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाया ये जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।